गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 11 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 11 जैव विविधता पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जैव विविधता है क्या। जैव विविधता जैविक विविधता का एक संक्षिप्त रूप है। जैविक विविधता या जैव विविधता का एक शब्द है। हम पृथ्वी पर जीवन की विविधता का वर्णन करते हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के भौतिक पर्यावरण के घटकों जैसे तापमान, मिट्टी, पानी को शामिल करते हैं। सरल शब्दों में जैव विविधता जीन प्रजातियों और एक क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र की कुल संख्या है। तो अगर हमसे आप पूछा जाए कि जैव विविधता क्या है, तो जैव विविधता जीन प्रजातियों और एक क्षेत्र की पारिस्थितिकी तंत्र की कुल संख्या है। यानी कि जैव विविधता में जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, हर चीज़ आता है। मिट्टी, तापमान, हर चीज़ हम जैव विविधता में शामिल करते हैं। अब है जैव विविधता की स्थिति, यानी कि भारत में जैव विविधता की स्थिति क्या है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि विश्व की कुल प्रजातियों का 6% भारत में पाए जाते हैं। 45,000 पौधे विश्व की वनस्पति का लगभग 12% शामिल प्रजातियाँ भारतीय जंगलों में पाई जाती है। भारत में विश्व के 12 जैव विविधता के आकर्षण के केंद्रों में से 2 भारत में हैं। कौन कौन से? उत्तर पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी घाट। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए याद रखना है कि विश्व के 12 जैव विविधता के आकर्षण केंद्र में भारत में कौन से आकर्षण केंद्र हैं, या भारत के 2 जैव विविधता के आकर्षण केंद्र कौन से हैं। तो कौन से हैं? उत्तर पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी घाट। अब है जैव विविधता का महत्व। जैव विविधता का महत्व क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं। जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए आधार है। इसके महत्व को कम करके आंका नहीं जा सकता। विभिन्न प्रकार के जीव क्षेत्र में पाए जाने वाले भौतिक वातावरण में रहते हैं। ये एक पारिस्थितिक तंत्र के रूप में अन्योन्याश्रित और अंतर संबंधित हैं। बेटा क्या है कि जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए आधार है। यानी कि जीवन के अस्तित्व के लिए, हमारा जीवन हो, पशु पक्षियों का हो या जीव जंतुओं का हो या फिर पेड़ पौधों का, सभी के जीवन के अस्तित्व के लिए जैव विविधता होना जरूरी है। जैव विविधता यानी कि अनेक तरह के पशु पक्षी और अनेक तरह के पेड़ पौधों का होना बहुत ही ज़रूरी है। इनके बिना किसी का भी जीवन संभव नहीं है। पारिस्थितिक तंत्र के लिए ज़रूरी होता है कि सभी तरह के पशु पक्षी, जीव जंतु, मिट्टी, पानी सब हो, क्योंकि जीवन के लिए सभी एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। अब क्या है, देखो मनुष्य क्या कर रहा है, पेड़ काटने और जानवरों को मारने के कारण मनुष्य पारिस्थितिकी असंतुलन के लिए जिम्मेदार है। मनुष्य पेड़ पौधों को काट रहे हैं, जानवरों को मार रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, पारिस्थितिकी असंतुलन हो रहा है। और यही कारण है कि जो हमारे पशु पक्षी या फिर पेड़ पौधे विलुप्त हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पशु पक्षी हैं जो विलुप्त होने के कगार पे हैं या विलुप्त हो चुके हैं। बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो विलुप्त होने के कगार पे हैं या फिर विलुप्त हो चुके हैं। जैव विविधता हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। किस चीज़ के लिए? भोजन, पानी, फाइबर, ईंधन आदि को उपलब्ध कराता है। भोजन, पानी, फाइबर, ईंधन, इन सभी को उपलब्ध कौन कराता है? जैव विविधता। जलवायु और रोग के कारण को भी ख़त्म करता है हमारा जैव विविधता। अब है जैव विविधता की कमी के कारण कि जैव विविधता में जो कमी हो रही है क्यों हो रही है। आप इसके पॉइंट भी बना के लिख सकते हो कि जैव विविधता में कमी के कारण क्या हैं। बढ़ती आबादी के कारण हम मनुष्य खुद ही जैव विविधता के कमी का सबसे बड़ा कारण है। बढ़ती आबादी के कारण क्या हो रहा है कि हम पेड़ पौधों को काट रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए, घर बनाने के लिए, कृषि के लिए, इन सभी के लिए हम जंगलों को काट रहे हैं। और पशु पक्षियों को भी मार देते हैं, वो भी मर रहे हैं। मतलब ये सबसे बड़ा रीज़न जैव विविधता की कमी का यही है कि बढ़ती आबादी जिस तरीके से बढ़ रही है, जैव विविधता में कमी होती ही जाएगी। अब हम पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव। बेटा सबसे पहले आप प्राकृतिक वनस्पति के बारे में समझना ज़रूरी है कि प्राकृतिक वनस्पति होता क्या है। तो वैसे पेड़ पौधे जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप उग जाते हैं, उसे हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। क्या है प्राकृतिक वनस्पति? वैसे पेड़ पौधे जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप उग जाते हैं, उसे हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। जैसे कि अगर आप पार्क में जाते हो, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं,
आप अपने घर के गार्डन में पेड़ पौधे लगाते हो, लेकिन वो भी पौधे हैं, लेकिन वो प्राकृतिक वनस्पति नहीं है, क्योंकि वो हमारी सहायता से उगाए गए हैं। प्राकृतिक वनस्पति वो होते हैं जो मनुष्य की सहायता के बिना उग जाते हों, जैसे जंगल, घास का मैदान, ये सभी प्राकृतिक वनस्पति है। भारत में प्राकृतिक वनस्पति अनेक तरीके की है और स्थलाकृति और भौगोलिक परिस्थिति प्राकृतिक वनस्पति को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तापमान, वर्षा, स्थलाकृति और भौगोलिक स्थिति, ये सभी प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करता है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तापमान, वर्षा, स्थलाकृति, ये सभी क्या हैं, 3 कारक इसमें दिए गए हैं। ये 3 कारक प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करते हैं। अब देखो भारत में प्राकृतिक वनस्पति कितने तरीके की हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कटीले वन, ज्वारीय वन और हिमालय वन। अब हम सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में पढ़ते हैं। बेटा मैं सबसे पहले आपको अक्षांश और देशांतर पढ़ा चुकी हूँ। अक्षांश में मैं पढ़ा चुकी हूँ कि ये मान लो पृथ्वी है, भूमध्य रेखा है 0 डिग्री पे, ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। तो बेटा ये कर्क रेखा से जो मकर रेखा के बीच का एरिया होता है, इसे हम उष्णकटिबंधीय एरिया बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय एरिया। इसी में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी पाया जाता है और इसी में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी पाया जाता है। भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पे हमें सदाबहार वन मिलेगा और फिर कर्क रेखा और मकर रेखा के पास का जो क्षेत्र है वहाँ पे हमें पर्णपाती वन मिलता है। तो ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि भूमध्य रेखा के पास का जो क्षेत्र है वहाँ पे, मतलब कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का भाग उष्णकटिबंधीय भाग कहा जाता है और भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र में हमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलता है और कर्क रेखा और मकर रेखा के पास उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मिलेंगे। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में क्या होता है, पूरे साल नम और गर्म जलवायु होती है। भूमध्य रेखा के पास क्या है, सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है। सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी। गर्मी ज़्यादा होने के कारण वाष्पीकरण ज़्यादा होता है और फिर बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ। तो उष्णकटिबंधीय वन में क्या होता है, पूरे साल नम और गर्म जलवायु के कारण पेड़ हरे बने रहते हैं। मतलब कि उष्णकटिबंधीय वन की विशेषता अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो फर्स्ट विशेषता कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पूरे साल नम और गर्म जलवायु होती है, जिस कारण पेड़ हरे भरे होते हैं। यहाँ पे बारिश 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। यहाँ के पेड़ पौधे 60 मीटर से ज़्यादा लंबे होते हैं या इससे भी ज़्यादा 60 मीटर या उससे भी ज़्यादा लंबे हो सकते हैं। यहाँ पाए जाने वाली जो पेड़ पौधे हैं, आबनूस, महोगनी, रबर, जैक आदि तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। और यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं इनकी लकड़ियाँ बहुत ही मजबूत होती हैं, जो फर्नीचर बनाने के लिए, हस्तकला और फर्नीचर के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं। क्योंकि मजबूत लकड़ियों से ही फर्नीचर बनाया जाता है, तो ये पेड़ पौधे फर्नीचर के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की विशेषता आप कैसे लिखोगे कि यहाँ पूरे साल नम और गर्म जलवायु होती है, यहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, पेड़ 60 मीटर से अधिक लंबे होते हैं, यहाँ पाए जाने वाले पेड़ पौधे हैं आबनूस, महोगनी, रबर, जैक आदि। यहाँ की लकड़ियाँ बहुत मजबूत होती हैं जो कि फर्नीचर बनाने के काम में आती है। और भारत में ये कहाँ पे पाए जाते हैं, भारत में भारी वर्षा का जो क्षेत्र है वहाँ पाया जाता है। पश्चिमी घाट, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, इन जगहों पर ये पाए जाते हैं और असम के ऊपरी हिस्सों में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। सदाबहार वन के बाद हम पर्णपाती वन के बारे में पढ़ेंगे, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के पास पाए जाते हैं। इन वनों के पत्तों को वर्ष में एक बार गिराते हैं। आप अगर उत्तरी भारत में रहते हैं तो आप देखते होंगे कि यहाँ पतझड़ का मौसम आता है, तो ये पर्णपाती वन का क्षेत्र है। यहाँ पे क्या होता है, इन वनों के पेड़ अपने पत्तों को वर्ष में एक बार गिरा देते हैं। यही कारण है कि उन्हें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहा जाता है। तो इसकी विशेषता में आप फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पेड़ पौधे वर्ष में एक बार अपने पत्ते को गिरा देते हैं। यहाँ पर 75 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। भारत में कहाँ पे पाया जाता है, दक्कन का पठार, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के कुछ हिस्सों में पाया जाता है ये।
आर्द्र पर्णपाती वन में 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। शुष्क पर्णपाती वन में 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ पौधे सागौन, बांस, साल, शीशम, चंदन, खैर, कुसुम, अर्जुन, जामुन, सहतूत, सागौन, साल, पीपल और नीम, इस तरह के पेड़ पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं। तो मैं आपको बता चुकी हूँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कटीले वन। कटीले वन कहाँ पाए जाते हैं? कटीले वन हमेशा ही रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। आप अपने घर में भी कुछ पौधे लगाते होंगे, जैसे कि कैक्टस, एलोवेरा। एलोवेरा तो अब हर घर में देखने को मिलता है। तो इस तरह के जो पौधे होते हैं बेटा, ये सारे पौधे रेगिस्तानी पौधा है। कटीले वनों में ये आते हैं पौधे। अगर आप एलोवेरा के पौधों में पानी बहुत ज़्यादा डाल दोगे तो वो पीला होकर ख़राब हो जाता है, इसलिए एलोवेरा में पानी कम डाला जाता है। और यही क्योंकि वो रेगिस्तानी पौधा है और रेगिस्तान में बारिश कम होती है, तो उन्हें पानी की कम ज़रूरत होती है। कटीले वन 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इनकी विशेषताएं कांटेदार पेड़ और झाड़ियाँ हैं। इस भाग की जलवायु मुख्य रूप से घने वनस्पति का समर्थन नहीं करती। वो मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी भारत, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो कटीले वन की विशेषता आप कैसे लिख सकते हो? फर्स्ट पॉइंट, कटीले वन में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। यहाँ पे कांटेदार पेड़ पौधे पाए जाते हैं। भारत के किस भाग में पाए जाते हैं? उत्तर पश्चिमी भाग, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, इन सभी भागों में कटीले वन पाए जाते हैं। यहाँ पे पाए जाने वाले पेड़ पौधे कौन से हैं? अकालिया, बबूल, कैकटी, खैर, खजूर, ताड़, इस प्रकार के पेड़ पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं। अब यहाँ पे पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं वो होंगे छिपकली, सांप, बिच्छू, ऊंट, इस तरह के जीव जंतु यहाँ पे पाए जाते हैं। अब है ज्वारीय वन। ज्वारीय वन, ये नाम से ही पता है बेटा कि ज्वारीय वन आर्द्र भूमि, यानी कि जो भूमि दलदली होती है और हमेशा गीली होती है, वैसी भूमि में पाई जाती हैं। इसे हम मैग्रो वन भी कहते हैं। ज्वारीय वन को क्या कहते हैं? हम मैग्रो वन भी कहते हैं। मैग्रो वन में भारत में ये कहाँ पे है? भारत में है ये बंगाल की खाड़ी के पास, जिसे सुंदरवन कहते हैं। सुंदरवन में सुंदरी नामक एक वृक्ष पाया जाता है, जिसके नाम से इसका नाम ही सुंदरवन पड़ गया है, या सुंदरवन डेल्टा पड़ा है। सुंदरवन में क्या होता है? मैग्रो वन में क्या होता है कि यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं ये ऊपर होते हैं, इसकी जड़ें मिट्टी में लटकी हुई होती है। और यहाँ पे पाए जाने वाले पेड़ पौधे ताड़, नारियल, क्योरा, और ये जो सुंदरी नामक वृक्ष है, इसके जो जड़ें होती हैं ये पानी में लटकी हुई होती है, और इसका सुंदरी वृक्ष के कारण ही यहाँ का नाम ही सुंदरवन पड़ गया है। अब है हिमालय वनस्पति, यानी कि पहाड़ी वनस्पतियाँ। पहाड़ी वनस्पतियाँ पहाड़ों पे पाई जाती है। आपको पता है कि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है। ये 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पे पाई जाती है। और जो पहाड़ी वनस्पतियाँ होती हैं ये तिकोनी होती है, इस तरह की होती है। जैसे आप देख सकते हो अशोक का पौधा आप देख सकते हो, या फिर जो क्रिसमस ट्री होता है, ये सभी पहाड़ी वनस्पतियाँ हैं, यानी कि हिमालय की वनस्पतियाँ हैं। देख सकते हो इसमें पाए जाने वाले क्या हैं? वर्च, सिल्वर, देवदार, इस प्रकार के पेड़ पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं। पाइन, वर्च, सिल्वर, देवदार, इस प्रकार के पेड़ पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं। ये शंकुधारी वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं, इसे हम शंकुधारी वृक्ष कहते हैं। यहाँ पे शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। शंकुधारी होने का कारण ये है कि हिमालय पे हमेशा बर्फ़ गिरता रहता है, पहाड़ों पे बर्फ़ गिरने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो अगर वहाँ पे ज़्यादा घने वृक्ष पाए जाएंगे तो बर्फ़ ऊपर टिक के रह जाएगा और पेड़ पौधे ख़राब हो सकते हैं। इसलिए वहाँ पे हमेशा ही शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं, जिससे कि बर्फ़ नीचे आ जाए और वृक्षों पर टिक कर ना रहे। तो ये था बेटा हमारे हिमालय की वनस्पतियाँ। इसके बारे में आपको लिख लेना है, इसकी विशेषता 2-2, 3-3 विशेषताएं लिख लेना है, जो कि आप याद कर लो अच्छे से। अब हम पढ़ेंगे भारत में वन्य जीव। तो बेटा भारत में अनोखी भौगोलिक स्थिति है, यानी कि हर तरह की यहाँ पहाड़, पठार, मैदान, और ये पहाड़ी भाग है, पठारी भाग है, मैदानी भाग है और राजस्थानी भाग है, मतलब रेगिस्तानी भाग है। यहाँ पे हर तरह की भौगोलिक स्थिति है, इसलिए यहाँ पर जो वन्य जीव हैं वे बहुत तरीके के वन्य जीव पाए जाते हैं। यानी कि वन्य जीव से भारत हमारा बिल्कुल समृद्ध है। भारतीय वन्य जीव एक महान प्राकृतिक विरासत है।
अब क्या है कि जानवरों की प्रजातियों में 80% भारत में पाए जाते हैं। इसे याद रखना कि जानवरों की प्रजातियों में 80% हमारे भारत में पाए जाते हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि इन जानवरों की संख्या भारत में कम होती जा रही है, विलुप्त होती जा रही है। बहुत तरीके की दिक्कत इनके साथ आ रही है और मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वो बढ़ती हुई आबादी के कारण है। और इसी के लिए, इनके ही बचाव के लिए बहुत सारे राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभयारण्य और संरक्षित क्षेत्रों को विकसित किया गया है। वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा वन्य जीवन के संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रावधान का विस्तार किया गया, यानी कि वन्य जीवन का संरक्षण जरूरी है। भारत में प्राकृतिक निवास के विशाल क्षेत्रों में संरक्षित पौधे और पक्षी के लिए 551 वन्यजीव अभयारण्य, याद कर लेना है आपको, 96 राष्ट्रीय उद्यान, 25 झीलों और 15 जैव आरक्षित क्षेत्र भारत के लगभग सभी राज्यों में हैं। यहाँ पे वन्य जीवों को संरक्षण देने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है। 551 यानी कि 551 वन्य जीव अभयारण्य है, 96 राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए गए हैं, 25 झीलों और 15 जैव आरक्षित क्षेत्र भारत के लगभग सभी राज्यों में हैं। यानी कि झीलों की भी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे जीव जंतु हमारे हैं जो पानी में पाए जाते हैं, तो झीलों को भी आरक्षित किया गया है। फर्स्ट है वन्यजीव अभयारण्य। वन्यजीव अभयारण्यों के मुख्य उद्देश्य वन्य जीवन की व्यवहार्य आबादी और अपने वांछित वास के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए है। यानी कि वन्यजीव अभयारण्य का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो जीव जंतु हैं वो अपने जो उनका आवास है वहीं पे सुरक्षित रहें और उनकी आबादी बनी रहे। भारत वन्यजीव अभयारण्यों लगभग 2000 पक्षी, स्तनधारियों की 3500 प्रजातियाँ, कीड़ों की लगभग 30,000 पौधों की 15,000 किस्मों का घर है। मतलब इतने तरह के वन्यजीव अभयारण्य में इतने तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। इन अभयारण्यों में वन क्षेत्र में एशियाई हाथी, रॉयल बंगाल टाइगर, हिम तेंदुए और साइबेरियन क्रेन की तरह कई लुप्त प्राप्त प्राय जानवरों और पक्षियों की प्रजातियां निवास करती है। बेटा इनके लिए इसलिए बनाया गया क्योंकि ये लुप्त होने के कगार पे थे और इनको सुरक्षित करना, संरक्षित करना बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है नेशनल पार्क। राष्ट्रीय पार्कों की स्थापना का उद्देश्य प्राकृतिक और ऐतिहासिक वस्तुओं और वन्य जीवन संरक्षण है, जिसमें वन्य जीवों को खुला छोड़ दिया जाए और भावी पीढ़ी द्वारा किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाया जाए। नेशनल पार्क में क्या होता है, जो वन्य जीव हैं उन्हें वहाँ खुला छोड़ दिया जाता है और मनुष्य के द्वारा उन्हें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है, उनको भी वहाँ पे संरक्षित और सुरक्षित किया जाता है। बेटा ये एक तालिका है राष्ट्रीय पार्कों में पाए जाने वाले दुर्लभ प्रजातियाँ। इसे आप अपने याद कर लो, लिख लो अच्छे से, और याद करना ज़रूरी है। राष्ट्रीय पार्क, दुर्लभ प्रजातियाँ, वन्यजीव अभयारण्य, वन्यजीव संरक्षण क्या है, दाचीग्राम, हंगुल स्मक हिरण, कार्बेट उत्तराखंड में है, बाघ, हाथी, पैंथर, हिरण। तो ये आपको मैं अच्छे से आपको दिखा रही हूँ, इसे ये आपको नोट कर लेना है और सिर्फ नोट ही नहीं करना है, इसे थोड़ा सा आपको रटना होगा, याद करना होगा। ज़रूरी है, सिर्फ अभी के लिए नहीं, ये आप आगे के लिए भी कर सकते हैं। कंपटीशन की एग्ज़ाम में भी इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो उसके लिए भी आपके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट है आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि की मिट्टी नमी के साथ या तो स्थायी रूप से या ऋतुओं संतृप्त के अनुसार एक क्षेत्र है। यानी कि आर्द्र भूमि है उसकी मिट्टी नम होती है, वह स्थायी रूप से हमेशा ही नम होती है या फिर बारिश के मौसम में वो बिल्कुल नम रहती है। ऐसे क्षेत्र में क्या होता है कि उथले तालाब यानी कि छोटे छोटे तालाब या तो पूरी तरह से घिरे रहते हैं ये क्षेत्र, या फिर आंशिक रूप से घिरे रहते हैं। यहाँ पर खारा पानी, ताज़ा पानी, किसी भी तरह का पानी हो सकता है। आर्द्र भूमि जो संरक्षित किया गया है वो कीड़ों के लिए किया गया है। सेज, कॉन्स्टेल, काले सूप, साइबर, गोंद, इस तरह के शामिल हैं यहाँ पे पेड़ पौधे। यहाँ पाए जाने वाले कीड़े, सरीसृप पक्षी, कीड़े और स्तनधारी, सरीसृप पक्षी, कीड़े और स्तनधारी शामिल हैं। यहाँ इस तरह के पक्षियों को और कीड़ों को, सरीसृपों को संरक्षित किया जाता है, संरक्षण दिया जाता है। अब नेक्स्ट है जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता। यानी कि जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। हमें अपनी सुरक्षा के लिए भी
जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि आप पूरे चैप्टर में पढ़ चुके हो। जैव विविधता में सभी प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी और पेड़ पौधे आते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। पृथ्वी पर सभी सभी एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं, और इसलिए हमें जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है, वनस्पति जैव विविधता का एक प्रमुख घटक है। वनस्पति के बिना जानवरों और कुछ सूक्ष्म जीव के लिए वास, भोजन और ऑक्सीजन की कमी से मर जाएंगे। वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत प्रमुख है, क्योंकि इसके बिना जानवर, पशु पक्षी और मनुष्य भी भोजन और ऑक्सीजन की कमी से मर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 है, पौधे की जड़ें मिट्टी तंत्र को एक साथ बांधे रखती है और हवा में उड़ रही धूल एवं पानी के द्वारा कटाव से बचाती है। पौधे की जड़ें जो हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती है, बांध के रखती है। इस कारण क्या होता है कि पानी के कारण जो मिट्टी का कटाव होता है या धूल जो उड़ती है, उससे वो हमें बचाती है। बेटा, अगर बहुत तेज़ आंधी आएगी तो आप जहाँ पे पेड़ पौधे हैं वहाँ पे खड़े होना ज़्यादा पसंद करोगे, खुले मैदान में खड़े होना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि खुले मैदान में धूल ज़्यादा होती है, ज़्यादा उड़ती है हवा में, जबकि जहाँ पे पेड़ पौधे हैं वहाँ पे धूल मिट्टी नहीं उड़ती। इसका रीज़न यही है कि जो पेड़ पौधे हैं उसकी जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखती है और वो उसे उड़ने नहीं देती। पॉइंट नंबर 3 है, वनस्पति जल चक्र में प्रमुख भूमिका निभाती है। पौधे जमीन से पानी खींचकर हवा में जलवाष्प के रूप में पत्तियों के माध्यम से वायुमंडल में छोड़ देते हैं। अतः वनस्पति जमीन और वातावरण के बीच एक कड़ी प्रदान करती है। पौधों की जो पत्तियां हैं वो जलवाष्प के रूप में एक कड़ी प्रदान करती है। जलवाष्प के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो क्या होता है, ज़मीन के अंदर से पानी खींचती है और वायुमंडल में छोड़ देती है, जो जलवाष्प बन के बादल बनती है और फिर उससे बारिश होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, वनस्पति एक प्राकृतिक बाधा है और धरातल की सतह पर पानी के प्रभाव को कम करती है। धरातल के सतह पर पानी के प्रवाह को कम करती है, यानी कि अगर पेड़ पौधे ना हो तो शायद बाढ़ आने के बाद हर चीज़ डूब जाए और बह जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वनस्पति हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को दूर करता है और यह ऑक्सीजन प्रदान करता है। हवा में विद्यमान अन्य प्रदूषक भी वनस्पति द्वारा सोख लिया जाता है। क्या है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वनस्पति हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को दूर करता है और यह ऑक्सीजन प्रदान करता है। हवा में विद्यमान अन्य प्रदूषक भी वनस्पति द्वारा सोख लिए जाते हैं। बेटा, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं वो सांस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और जो मनुष्य या जीव जंतु है वो सांस के रूप में ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो पेड़ पौधे हमारे लिए, वनस्पति हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रीन हाउस प्रभाव में वनस्पति एक स्थिर व संतुलन के रूप में कार्य करता है। इसके विपरीत वनस्पति के साफ करने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक निकलती है और यही ग्रीन हाउस गैस का मुख्य कारण है। ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड को ही बोला गया है, तो इसके लिए भी वनस्पति बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है, वन्यजीव संतुलन भोजन को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये भूमिका पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। इसके परिणाम स्वरूप जैव विविधता भी संतुलित रहती है। अभी हम वनस्पति के बारे में पढ़ रहे थे, अब वन्य जीवों के बारे में देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पता है कि जैव विविधता में वनस्पति के साथ जीव जंतु भी आते हैं। तो वन्य जीव क्या है, भोजन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर कोई भी जीव जंतु, ये भूमिका पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। यानी कि पारिस्थितिक संतुलन क्या है कि पेड़ पौधों को हिरन खाता है, हिरन को जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो खाते हैं। जो वाइल्ड एनिमल्स मर जाते हैं तो उन्हें गिद्ध या छोटे जो जीव जंतु हैं वो खा लेते हैं। जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो खा के उसे ख़त्म करते हैं। यानी कि सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो एक भी अगर कोई ख़त्म हो जाए, पूरी तरह से विलुप्त हो जाए, तो पारिस्थितिकी तंत्र इससे असंतुलित हो सकता है। नेक्स्ट है, अदृश्य सूक्ष्म जीव सफाई करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मिट्टी की उर्वरता में सुधार और विशाल औषधीय महत्व के हैं। जो अदृश्य सूक्ष्म जीव हैं वो मिट्टी की उर्वरता में भी सुधार करता है और इसमें औषधीय महत्व भी होता है। ये थे आपके जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता, यानी कि जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता हमें क्यों है, आप एक बार देख सकते हो सारे फिर से। ये पॉइंट हैं इसके। बेटा, ये सारे पॉइंट हैं। हमें जैव विविधता आप समझ चुके होंगे कि जैव विविधता क्या है। जैव विविधता पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे
मिट्टी, ये सभी इसमें शामिल है जैव विविधता में। और इसकी संरक्षण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जैव विविधता के कारण जीवन संभव ही नहीं है। अगर जैव विविधता में कुछ भी खत्म हो गया, विलुप्त होता गया इसी तरह, तो जीवन संभव ही नहीं है। बेटा चैप्टर हो चुका और आपको क्वेश्चन आंसर भी भेज चुकी हूँ मैं, तो आप क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन आंसर करने से पहले एक बार चैप्टर ज़रूर समझ लें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि चैप्टर के अंदर से भी पूछे जाते हैं। तो एक बार आपको चैप्टर को ज़रूर समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नए नए वीडियो डेली मिलता रहे।